ध्यान से सुनो सब लोग। और पहला प्लेट कैपेसिटर में जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है कितनी होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होती है। ये होता है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। ये बात श्योर रहो सब लोग, क्योंकि ये फार्मूला आएगा ही आएगा, देखने को मिलेगा ही। पूरे संधारित्र का सबसे मूल फार्मूला दिमाग में सेट कर लो। पहला आपको धारिता का बताया, जब आपको आवेश दिया जाता है, जब आप आवेश देते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V का यूज करते हैं। क्लियर है। और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D देख रहे हैं। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो हम लोग देख रहे हैं, ये है क्या, जब हम लोग दो संधारित्रों को रखते हैं आपस में, कैसे, पैरेलल, समांतर, ठीक, तो क्या होता है, और जब इनको क्या किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, इसकी धारिता कितनी होती है, धारिता का मतलब इसमें आवेश के संचयन की क्षमता कितनी होती है, तो वह कितनी होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हम लोग प्रूव किए थे पिछले क्लास में। क्लियर है। बोलो कोई संशय इसमें। अब मत बताना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है ना, दिमाग में सेट रखो इसको। एप्सिलॉन नॉट A बाई बहुत ही फेमस और बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक, समझ गए, क्योंकि सारे सवाल इसी पे लगने हैं। तो चलिए यहां तक हम लोग देखे थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग और लिए थे कि अगर हमें परावैद्युतांक निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, परावैद्युतांक के लिए फार्मूला क्या निकलवाया गया है, हाँ, K इज इक्वल टू C बाई C नॉट आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, K इज इक्वल टू C बाई C नॉट। C क्या है, परावैद्युत लगाने के बाद की धारिता, और ये है परावैद्युत के पहले की धारिता। जब इसे परावैद्युत नहीं भरा गया होगा तब धारिता क्या होगी, C नॉट। जब परावैद्युत भर दिया जाएगा, ठीक, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C, क्योंकि हम जानते हैं कि परावैद्युत भरने पर धारिता का मान क्या होता है, बदल जाता है। समझ आया, क्लियर है। तो क्या होता है, परावैद्युत लगाने पर धारिता बढ़ती है कि घटती है, बढ़ जाती है, धारिता क्या हो जाती है। और प्लेटों को अगर हम पास पास लाए तो धारिता क्या होगी, तो क्या होगी, तो भी बढ़ेगी। समझ रहा ना, कैसे कैसे धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने पर, और क्या, परावैद्युत लगाने पर। एक और बता दो कोई, एक और बता दो जो धारिता का मान बढ़ा सके। एक तो हो गया हमारा क्या, परावैद्युत, दूसरा हो गया हमारा प्लेटों के बीच की दूरी, और क्या बढ़ सकते हैं, और क्या हो सकता है, करंट, क्या करने पर धारिता बढ़ेगी, बोलो। तुम लोग सब एकदम नालायक हो एक तरफ से, यहां तुमको फार्मूला नहीं दिख रहा है कुछ। तुम लोग कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई चीज फिजिक्स पूछी जाए, फिजिक्स जब भी कोई चीज पूछी जाए तुरंत अपने फार्मूले पे जाओ खड़ाक से। यहां तुमका फार्मूला नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो हम दूरी की बात तो कर चुके हैं, एक और बचा रहा था, कौन सा, क्षेत्रफल, कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाओगे धारिता का मान घटेगा। दूरी उल्टा चलती है, दूरी कम करोगे धारिता बढ़ेगी, दूरी बढ़ाओगे धारिता घटेगी। दूरी के अपोजिट है, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पे वैल्यू क्या होती है, उल्टा इंक्रीज डिक्रीज करती है। क्लियर है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। चलो एक सवाल लिखते हैं इस पे थोड़ा सा हम लोग, तब समझते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखो उसी में, फेयर में, लिखिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसका क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के बीच की दूरी
दूरी d है, जिसकी धारिता कितनी है, c है। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसका क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, जिसकी धारिता कितनी है, c है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को दो गुना घटाकर क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाता है, है 4 गुना कर दिया जाता है, तो धारिता का मान कितना होगा। तो धारिता का मान कितना होगा यही बताना है। ट्राई करो इसको आप लोग। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब भी कभी इधर देखो, सवाल लगाने का तरीका बहुत लोग इधर ध्यान दो, सवाल लगाने का तरीका। जब कभी 2 बार बात करें सवाल में, पहली बार वो बात किया है और फिर दूसरी बार भी बात किया है, ठीक, तो जान जाना तुरंत कि 2 समीकरण हमको तैयार करने हैं। क्या करने हैं, 2 समीकरण तैयार करने हैं। कभी भी यहां पे क्या कर रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है, क्षेत्रफल कितना है, a है, और दूरी कितनी है प्लेटों के बीच की, d है। तो कह रहा है बताओ धारिता कितनी है। वो दिया है पहले से, वो पहले से दिया है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उनके बीच का जो क्षेत्र, सॉरी उन प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो a है और दूरी क्या है, b है। तो धारिता कितनी है, c। जब ये था धारिता कितनी आई, c आई। अब बताओ कह रहा है धारिता कितनी होगी, धारिता हम c डैश मान लेते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। धारिता कितनी होगी कब, जब क्या किया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को ज्यों का त्यों रखो, क्षेत्रफल को कितने गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया जाता है। तो क्षेत्रफल 4 गुना माने कई है, 4 है, और अपान कितना, दूरी को कितना कर दिया जाता है, दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना घटा दिया जाता है। दूरी को 2 गुना क्या किया जाता है, घटाने का मतलब क्या समझते हो, ये 2 गुना घटाने का मतलब ये कहानी होगी। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, सी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 को भेज दो ऊपर, 2 को भेज दो, ध्यान समझो यार, कोई टफ सवाल नहीं है। 2 को भेजो, देखो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो दूसरा नंबर इक्वेशन बना लो, एप्सिलॉन नॉट और 4 दूनी 2 ऊपर भेजो, तो 8a बाई क्या d हो जाएगा। समय आया, सही है कि नहीं सही है। अब आप यही बताओ, सी डैश हमको निकालना है, क्या निकालना है, सी डैश, ध्यान से समझा करो। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट a बाई d, इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 एप्सिलॉन नॉट a बाई d लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कर सकते हो, लेकिन दिखाना पड़ता है थोड़ा सा। ये समीकरण नंबर मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, ध्यान दो भाई, रुक जाओ, इसको मानो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दो, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से एप्सिलॉन नॉट a बाई d का मान कितना है, तो इस एप्सिलॉन नॉट a बाई d का मान कितना रख दो,
सी रख दो तो वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया? अर्थात जो नई धारिता हमारी होगी वो प्रारंभिक धारिता की कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना। नई वाली धारिता जो होगी वो प्रारंभिक धारिता की कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। सवाल को समझ में आया कि नहीं? एकदम सरल सवाल है। तो ये गुना वाला सवाल बहुत पूछा है ये। और दूसरा कैसे पूछेगा आपसे, दूसरा कैसे पूछेगा, सीधा वैल्यू देकर के पूछेगा, कहेगा क्षेत्रफल का मान इतना है, दूरी का मान प्लेटों कितना है। एक सवाल लिखो और अच्छा इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो चलो भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको बदल दो मीटर में, तो दिखाते -4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। समझ में आया? तो ये बदल जाएगा किसमें, मीटर में। इसको 2 जीरो इसको दे दो, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो वैल्यू आ जाएगी 0.01 मीटर का स्क्वायर। और इनके बीच की दूरी कई सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो का नहीं बदलोगे, यह बदलना पड़ेगा। और 4 सेंटीमीटर है, इसको बदलो किसमें, ई वाला मीटर है, तो सेंटीमीटर में रहेगा, वो मीटर में रहेगा ना। एक को चाय दो दूसरे काफी दे तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, 4 कहें हमको काफी, हमको चाय दे तो हमको काफी पिलाया तो बैठा गए, है कि नहीं? बगल में किसी को रसगुल्ले पानी पिला दो, बगल में लड्डू पानी पिला दो, वो उबे नहीं करे तुम्हारे दुआरे कभी लड्डू वाला सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? इसीलिए डिस्टिंग यूज करके मत रखो, सेम रखो वैल्यू। अब बटे क्या करो, 100 रख दो, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा वैल्यू, 0.4 आ जाएगा, क्या मीटर। स्क्वायर लगाते हैं नहीं, आप लोग अब दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? हाँ भाई, लंबाई में चौड़ाई बराबर धारिता का मान क्या करोगे अब, C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए भाई। अब आपके पास वैल्यू सबकी पता है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब लोग जानते हो, 8.85 इंटू 10 पावर -12 होती है। तो रख दो वैल्यू यहाँ पे सबकी। वैल्यू रखने में कोई दिक्कत है क्या, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू क्षेत्रफल कितना है 0.01 अपान कितना 0. कहाँ स्क्वायर हो, वो तो मीटर स्क्वायर है ना, वो मात्रक लगा है ना, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है 0.04, हाई दशमलव से हाई दशमलव कट गया, क्योंकि 2 अंक बाद वहू है, 2 अंक बाद वहू है। अब क्या बचा, एक का गुणा करोगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से इसमें भाग कर दो, नहीं आता भाग, भागों में तो आप लोग बहुत तेज हैं। 4 दूनी 4 दूनी फिर 4 एक का, अब बस करो, बहुत ज्यादा आगे मत लेके जाओ। इतना इंटू कितना 10 आते -12, इतना क्या धारिता का मात्रक फैराड, धारिता का मात्रक फैराड। और इतना जो होता है वो होता है पीको के बराबर, आपको पीछे लिखवाया हूं, 10 आते -12 मतलब पीको, ठीक। तो 2.21 इंटू 2.21 पीको फैराड। समझ आया? ऐसे सवाल लगेगा, देखने में सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इस फॉर्मेट को चेंज करना है, ठीक, सेंटीमीटर वगैरह। बोलो कोई दिक्कत, संतोष? पूरा दिमाग लगा के पढ़ो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब हमारे पास अब एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र होगा, एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र होगा जिसके बीच हम लोग क्या रखे हैं, एक परावैद्युत रखे हैं। क्या लिखा है, आंशिक परावैद्युत युक्त, माने अब हमारा जो संधारित्र होगा उसके बीच हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली माने बहुत थोड़ी मात्रा में क्या यूज करके रखेंगे, क्या रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ रखेंगे और चेक करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ लगाने पे क्या हो रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मतलब अब धारिता में क्या परिवर्तन होता है, खैर हम लोग जानते भी हैं पहले से, क्या होता है, क्या होता है,
कि परावैद्युत लगाने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। सब लोग बोलो, परावैद्युत लगाने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब वही हम लोग चेक करते हैं बढ़ता कैसे है। यहाँ पे माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब आगे मैं क्या लिखा हूं, इनके बीच यानी उन प्लेटों के बीच टी मोटाई की, कितनी मोटाई की, टी मोटाई की एक पट्टिका जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, क्या किया गया है, रखा गया है। इसके बीच क्या किया गया है, रखा गया है। इतना समझ में आया? बोलो। मतलब हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और दूरियां उनके बीच की डी है, और क्या किया जा रहा है, इनके बीच एक परावैद्युत का प्रयोग किया जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, और इसकी मोटाई कितनी है, टी है। ठीक। अब आप मुझे बताना, यहां पे ध्यान से समझो बात को, अगर ये पट्टिका ना रहा होता, अगर ये पट्टिका न रहा होता तो बताओ यहां वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता, यहां वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता बीच में प्लेटों के, बताओ, 0। ये पट्टिका अगर न रही होती तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता, हाँ, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी बार बताया गया आप लोगों को, एक प्लेट के कारण क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र कितना बताया गया है, सिंगल स्लिट के प्रूव कराया गया है, सिंगल स्लिट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब दो प्लेटें हो जाती हैं, बोलो, तो बीच में कहां निकलवाया गया था बहू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके कारण और इसके कारण दोनों की दिशाएं एक तरफ आ रही थी, ठीक, और इसलिए दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती। इसको दिमाग में सेट रखो सब लोग कि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओनली। ठीक, सही है कि नहीं, बोलो भाई। ये तो पीछे बताया गया है ना आप लोगों को, तो खटाखट बताया गया। जब कोई चीज पूछा जाए, रिवीजन नहीं करोगे तो समस्या आएगी बहुत, और जब पीछे की चीज जानते रहोगे टॉपिक एकदम समझ में आएगा, और एक अंदर पॉजिटिव भी आता है, हाँ हमको आ रहा है चीजें। अब ध्यान दो, जब मैंने यहाँ पे परावैद्युतांक लगा दिया, आपको पता होना चाहिए कि जब परावैद्युतांक लगाते हो, परावैद्युतांक लगाने पर जो वैल्यू होती है ई की, वो सिग्मा अपान क्या हो जाती है, के एप्सिलॉन नॉट। माने अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र का मान बदल जाता है, क्योंकि के का गुणा हुआ एप्सिलॉन नॉट के साथ, के का गुणा हुआ एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो निश्चित रूप से वैल्यू क्या हुई होगी, छोटी हो गई होगी, वैल्यू क्या हुई है कि चेंज हुई होगी। इसका मतलब है, अब ध्यान से समझना बात को, अगर हम लोग बात करें, अगर ये ना रहा होता तो हम वैद्युत क्षेत्र ई मान लेते, लेकिन अब क्या है, अब यहां और यहां का वैद्युत क्षेत्र समान होगा, यहां और यहां का वैद्युत क्षेत्र समान होगा, जबकि यहां का वैद्युत क्षेत्र बदला रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां से, ठीक, क्योंकि परावैद्युतांक का प्रयोग करने से वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बदल जा रहा है। ठीक, तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर ये पूरी दूरी डी है, अगर ये पूरी दूरी डी है, डी में से टी घटा दूं, डी में से टी, तो ये और ये मिल जाएगा ना, नहीं समझ में आया। अगर इस पूरी दूरी में से, डी में से मैं इस दूरी को घटा दूं मोटाई को, तो यही दूरी तो बचेगी, यही दूरी तो बचेगी। ठीक, तो ध्यान दो, अगर हम डी माइनस टी क्षेत्र में, डी माइनस टी क्षेत्र में क्या मान लें, ध्यान दो, डी माइनस टी क्षेत्र में क्या मान लें, वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का कितना होगा बताओ भाई, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे दो तो वैद्युत क्षेत्र हो गए। ध्यान से देखो, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं, तो बताओ यहाँ कितना होगा, यहाँ का वैद्युत क्षेत्र कितना मान लें, E2 मान लें। अभी बताया ना, जितना क्षेत्र यहाँ होगा उतना क्षेत्र यहाँ भी तो होगा,
क्योंकि दोनों चीजें कही है ना, तो कहां बदल जाएगा, ये भी क्षेत्र में E1 ही रहेगा, बट जो पट्टिका है वहां का वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि के का प्रयोग करने से वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आया? तो मैं क्या लिखा हूं, डी माइनस टी क्षेत्र में, डी माइनस टी क्षेत्र कौन है, E1 वाला क्षेत्र। अरे भाई ये पूरा डी है, डी में से टी घटा दो, यही तो बचेगा। ठीक, तो डी माइनस टी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, ये तो होता है। ठीक, तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, E1 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये सही है। E2 का मान कितना आएगा, अब टी वाले क्षेत्र में, ये तो डी माइनस टी हो गया, अब टी वाले क्षेत्र का क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, टी क्षेत्र में, ठीक, टी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र कितना माने हैं, E2 माने हैं, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 इज इक्वल टू कितना होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होगा, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होगा, यहां पे सिग्मा की जगह क्या रख दोगे, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, तो के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये E2 का मान आ गया और ये E1 का मान आ गया। समझ आया? अब देखो, अब ध्यान से समझो बात को। पता है जब हमको धारिता निकालना होता है, हमने आपको बताया पहले से, C इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q बाई V होता है। हमको आवेश पता है, और अगर हम V का मान निकाल लें तो हमारा काम हो जाए। तो V का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, हमको पता है वैद्युत क्षेत्र, अगर हमको पता चल जाए, वैद्युत क्षेत्र हमको पता चल जाए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, V बाई D होता है, यहां से V का मान निकाल सकते हो। V का मान कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू E इंटू डी से, होगा कि नहीं होगा, बोलो, V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी हो जाएगा। ध्यान समझना टॉपिक को, मिसमैच हो जाएगा। ठीक, V इज इक्वल टू ई डी हो गया। अब ये समीकरण जो V इज इक्वल टू ई डी है ना, ये दोनों के लिए अप्लाई करो, E1 के लिए अप्लाई करो और E2 के लिए अप्लाई करो। ठीक, और D का मान ध्यान से रखना है, D का मान ध्यान से रखना है। ठीक, कैसे देखो, अब क्या होगा, ये लिखते हैं संधारित्र के लिए, यानी समांतर प्लस संधारित्र के लिए, जब संधारित्र मतलब समांतर प्लस संधारित्र, संधारित्र के लिए, पूरे संधारित्र के लिए जो वैल्यू आएगी हमारी V की, किसकी, V की, वो क्या आएगी, ध्यान से देखो। इस चीज को लेकर के मैं एक तरीके से दो वैल्यू को जोड़ रहा हूं, कैसे, ध्यान देखना। E1 लिख रहा हूं, और E1 के साथ E1 वाला क्षेत्र कौन सा है, ये और ये है, उसके साथ दूरी कितनी बचेगी, सोच के बताओ। E1 हो गया, ठीक, अब D को लिखना है, तो D को हम कितना लिखें, D ही लिखें या कुछ घटाएं जोड़ दें, तो D क्या होगा, क्योंकि हम जान रहे E1 वाला क्षेत्र ये है, D माइनस T हो जाएगा, क्योंकि D वाला क्षेत्र यहां से लेकर के यहां तक का है ना, E1 वाला क्षेत्र, तो जो E1 वाला क्षेत्र है उसके साथ लिखोगे D माइनस T। समझ में आएगा नहीं ये चीज, और प्लस लगाओ, दोनों को क्या करो, जोड़ दो, संपूर्ण संधारित्र के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं पूरा क्षेत्र। ठीक, अब E2 का मान क्या आएगा, यहां रखोगे E2, और E2 के साथ क्या लगाओगे, दूरी कितनी लगाओगे, E2 के साथ दूरी कितनी है, केवल T है, कितनी है, तो इसके साथ T लगा दो। समझ में आया इतना? हाँ सर जी। अब क्या करोगे, V का मान, हम लोग V का मान निकालेंगे तो काम हो जाएगा, धारिता निकल जाएगी। ठीक है ना, तो V का मान अब यहां से, E1 का मान पता ही है आपको, E2 का मान भी पता है, दोनों वैल्यू यहां ले जाकर रख दो। E1 का मान यहां है, E2 का मान यहां है, दोनों ले जाओ वहां समीकरण में रखो। तो ध्यान से देखो, E1 की वैल्यू है
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस टी, सही है इतना, प्लस ई टू का मान क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बाई के ए एप्सिलॉन और आगे क्या लगा है, टी लगा है, सही है इतना। कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन दिख रहा है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कर लो, यहां क्या बचा, डी माइनस टी बचा, और क्या बचा है, वन अपान के बचा है, टी अपान के प्लस टी बाई के बचा है। ये वैल्यू किसकी है, बी की। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालना है, और धारिता का फार्मूला क्या होता है, बाबू बैठे हैं, इनको तुरंत अप्लाई करना है। C इज इक्वल टू धारिता के लिए, धारिता के लिए क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आया तो C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्यू ही रहने दो, चूंकि आवेश वही है, V का मान बड़ा सा आया है यहाँ पे, ठीक। तो रखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई क्यू से क्यू, क्यू से क्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए नीचे है, इसको भेज दो कहाँ, ऊपर भेजने हम लोग माहिर हैं। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए आया, नीचे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बचा हमारा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यहां देखो कुछ कलाकारी करने जा रहे हैं। C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान, ध्यान से देखना, मैं माइनस टी कॉमन कर ले रहा हूं, दोनों में से माइनस टी कॉमन कर ले रहा हूं। जब माइनस टी कॉमन करोगे, यहां का माइनस तो कॉमन हो गया, यहां माइनस है नहीं, यहां चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या लिखोगे, माइनस टी कॉमन कर लिया, यहां बचा एक और यहां बचा माइनस, यहां बचा एक बटे कई के, समझ आया, मुस्कुरा रहे हो, और अगर ये मुस्कुराने लगा तो क्या होगा वो, हाँ ये एक ऐसे लगाया ना, ये एक ऐसे लिखा हूं, वन माइनस यहां लगाया, समझ आ रहा ना, वन माइनस वन बाई के, ठीक है ना, हाँ ये चीज है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो धारिता होती है, धारिता कितनी होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है, ये तो होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताना, अगर मैं कोई संख्या हो, जैसे मान लो कि हमें C का मान निकालना है, ऊपर आया है 5, नीचे ऊपर आया है 8, नीचे आया है 2, ध्यान से समझना, या नीचे आया है 4 मान लो, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर मैं नीचे की वैल्यू को थोड़ा सा क्या करूं, कम कर दूं, क्या कर दूं, चलो मैं थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूं, जब कम कर दूंगा तो ये वैल्यू और क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, मतलब नीचे घटाने पर जो वैल्यू ये आ रही है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है वो यही होता है, कब कब का, जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसमें कोई परावैद्युत नहीं होता है, यहां कहीं के लिखा है क्या, नहीं, लेकिन जब कोई परावैद्युत लगा देते हैं तो क्या हुआ है, ध्यान से देखो, ऊपर वही है, ऊपर वही है, नीचे डी में से कुछ मसाला घट गया है, इतना मसाला क्या हुआ है, घट गया है, और मैंने आपको बताया कि नीचे की वैल्यू को घटाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ होगा, धारिता क्या हुई है, यहां पे बढ़ी है, इसकी तुलना में ये वैल्यू ज्यादा है, मेरा कंसेप्ट समझा, इसकी तुलना में ये जो वैल्यू एग्जैक्ट लिखी हुई है, ये और ये कौन ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, क्योंकि इसमें नीचे कुछ कम किया गया, और नीचे की वैल्यू को घटाओगे
तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत का प्रयोग करने पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये एक तरीके से प्रूव किया गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं है? ठीक, एक बार फिर से समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा इसको, अकॉर्डिंग टू संतोष। माना कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं समझना है इसको, ये प्रूविंग के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत का प्रयोग करने पर धारिता बढ़ जाती है। आप कैसे सिद्ध करोगे, यही लगाओगे और नीचे लिखोगे अर्थात डी के मान में कुछ आंशिक कमी हो रही है, और डी के मान में आंशिक रूप से कमी के कारण वास्तविक धारिता का मान बढ़ जाता है। समझा? तो ये कैसे करोगे, थोड़ा यहाँ देखो। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ये चीज हम लोग जानते हैं पहले से, तो था इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। इनके बीच टी मोटाई की एक पट्टिका जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, क्या किया गया है, रखा गया है। इतना सब लोग सबमिट कर लोगे आराम से। अब कुछ नहीं सोचना है, बहुत दिमाग में सेट रखो कि हमको निकालना क्या है, वी का मान। जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। क्यू में कोई परिवर्तन नहीं करना है, वी का मान फाइंड करना है। तो वी का मान निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालेंगे, जहां परावैद्युतांक है उसमें निकालेंगे, और उसके अगल बगल के क्षेत्र को निकालेंगे। ये वाला और ये वाला सेम होगा, ठीक। E1 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, E2 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। बस डिफरेंस क्या किया गया, इसमें के का मान नहीं है, इसमें के का मान है। इसमें के लगाया हूं, इसमें के नहीं लगाया हूं। समझा? ये फार्मूला हमारा होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी। वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ईडी हो गया, ठीक। V इज इक्वल टू क्या हो गया, ईडी हो गया। और V इज इक्वल टू, अब एक टोटल का विभव हमको निकालना होगा, टोटल विभव निकालना होगा, तो क्या लिखोगे, यही चीज दो बार लिख करके जोड़ दोगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक। तो हमने इस प्रकार से लिखा। ये D माइनस टी क्यों हुआ, क्योंकि E1 वाला जो क्षेत्र है उसकी जो दूरी है E के साथ D लगा है ना, तो दूरी उसकी कितनी है, D माइनस टी है, D माइनस टी है। ये पूरी दूरी D माइनस टी होगी हमारी, और ये वाली दूरी कितनी होगी, टी होगी। इतना समझ आ गया सबको? और वैल्यू सबमिट करो, वैल्यू सबमिट करने के बाद कॉमन करो, ये मिलेगा। फार्मूला अप्लाई करो, सी इक्वल टू क्यू बाई बी, ये करोगे, रख दो वैल्यू सेम। क्यू से क्यू कट गया, सना को ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दिया, नीचे वैल्यू ये बची। हमने क्या कर लिया, टी को कॉमन कर लिया, समथिंग ऐसा लिख दिया। और हम बता सकते हैं यहाँ से कि डी के मान में आंशिक रूप से कुछ कमी हुई है, जिसके कारण धारिता का मान बढ़ जाता है। छाप लो इसको, टाइम ज्यादा हो गया।